डॉक्टर साहब आपकी आवाज सही तरह नहीं सुन पा रहे हम लोग। जरा देखिए, म्यूट तो नहीं है डॉक्टर एजाज? डॉक्टर एजाज, वी आर नॉट हियरिंग यू क्लियरली। जी, सो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में मैं बता रहा था कि इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इस फेज के ऊपर हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे, बाकी इसके लिए कौन सा क्लास, कौन सी मेथड, कौन सा टेस्ट केस यूज होगा वो हम बाद में ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आतर साहब। सो ये मोर और लेस मैंने बातें आपके साथ कर ली हैं कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो क्या सजेस्ट करता है। सो हम डिज़ाइन पे मूव करते हैं। जी अच्छा, डिज़ाइन। अब डिजाइन में जो हमारा फोकस है वो व्हाट के ऊपर नहीं होना, अब हाउ के ऊपर होना है कि ये काम हमने करना कैसे है। सो अब हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आज। सो ये बेस्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जो जब हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसके बारे में हम यूज़ करते हैं। सो पहला प्रिंसिपल तो है मॉड्यूलैरिटी, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो नेचर में मॉड्यूलर होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि उसके डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स होने चाहिए जो कि अपना काम इंडिपेंडेंटली या किसी की मदद से करें। जैसे अगर हम ये जो मॉड्यूलैरिटी का प्रिंसिपल है ये स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं, रादर बाकी इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है। जैसे अगर हम एक कार की बात करते हैं तो उसमें टायर का अपना काम है, उसमें टायर का अपना काम है, इंजन का अपना काम है। ऑन द सेम प्रिंसिपल जब हम क्लासेस डिफाइन करेंगे तो हर क्लास का जो स्पेसिफिक काम है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, और जितना मुमकिन हो सके वो काम इंडिपेंडेंटली हो सके, दैट इज जिसके लिए हमारी कोशिश होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, कि जो हाई लेवल्स के ऊपर आपके कंसर्न्स हैं उनके लिए आप इंडिपेंडेंट लेयर जो है वो मेंटेन करें। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट कोई और क्लास करेगी, जो हमारी बिजनेस लॉजिक है वो कोई और क्लास करेगी, और जो हमारी प्रेजेंटेशन या गुई वाला काम है वो कोई और क्लास करेगी। हमने हाई कोहेजन और लो कपलिंग की तरफ जाना होता है। हाई कोहेजन का मतलब है कि ये क्लास अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है, इसको अपना काम करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। और लो कपलिंग का मतलब ये है कि अगेन वो हाई कोहेजन ही होगा कि इस क्लास की दूसरी क्लासेस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो मिनिमल है। फोकस ऑन ट्रीज इंस्टेड ऑफ लीव्स, व्हाट डज इट मीन? कि जब हमने कोई जंगल बनाना होता है तो हम पत्तों की बात नहीं करते, हम दरख्तों की बात करते हैं। इनिशियली जब आपने डिजाइन बनाना शुरू करना है तो आप उस वक्त एट्रीब्यूट्स और मेथड लेवल के ऊपर फोकस ना करें, आप सिर्फ क्लास लेवल के ऊपर फोकस करें। फिर उस क्लास के जो मेथड्स होंगे, जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो इसलिए पहले हमने जो चीज़ बनानी है वो हमारी क्लास डायग्राम होगी। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे क्लास को आप ऐसे ही समझ लें जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट होती है, ब्रिक जो है वो एक बेसिक यूनिट है, बगैर ईंट के हम घर नहीं बना सकते। तो इसमें जो फिलॉसफी यूज हो रही है वो ये है कि अभी उस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो उसके मेथड्स हैं उनके झंझट में ना पड़े, पहले हाई लेवल पे डिफाइन कर लें कि आपकी क्लासेस क्या है। दैट्स रिप्रेजेंटेड एज फोकस ऑन ट्रीज इंस्टेड ऑफ लीव्स। डॉक्टर साहब, मॉड्यूल और फिर क्लास में भी लिंक बता दीजिएगा, मॉड्यूल और क्लास को कैसे डिफरेंशिएट करते मॉड्यूल और क्लास, हैं? हाँ, एक मॉड्यूल में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं या मॉड्यूल को क्लास कहेंगे कैसे? नहीं, मैं इस सेंस में क्लास को ही मॉड्यूलैरिटी कह रहा हूँ कि ओके। वो एक आपका जो इंडिपेंडेंट जो है वो यूनिट है। ओके, परफेक्ट। फिर एक क्लास ने या आपके प्रोजेक्ट ने फेल हो जाना है, वो काम नहीं कर पाना, तो जितनी जल्दी वो फेल हो जाए उतना बेहतर है। आपने उस एरर को क्यों प्रोपोगेट किया, अब मैं उसको आपको एक सादा सी मिसाल से वो बात कन्वे करता हूँ। देखिए, आपने यूजर से डेटा लिया, आपने उससे पूछा कि आपकी एज क्या है, उसने कहा जी कि मेरी एज जो है ना वो ABC 5 है।
अब बजाय ये कि आप इसको वो डेटाबेस लेवल तक ले जाएं और इंसर्ट की क्यूरी चलाएं और वहां पे आपको डेटाबेस जो है वो एरर रिटर्न करे, तो ये तो आपने बड़ी देर कर दी। तो इसको इमीडिएटली जो ही डेटा आया था उसी वक्त अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिख देते और इसको चेक कर लेते, तो ये जो रॉन्ग चीज थी इसने सिस्टम के अंदर ट्रेवल नहीं करना था। तो इसको कहते हैं फेल फास्ट प्रिंसिपल, कि अगर आपने कोई टास्क नहीं करनी तो जब आपको जो ही पता चला है इमीडिएटली वहीं पे स्टॉप कर दें, अदरवाइज वो सिस्टम के अंदर मजीद प्रॉब्लम जो है वो लेके आएगा। ऑफ कोर्स वो स्केलेबल होने चाहिए, मेंटेनेबल होने चाहिए। सॉफ्टवेयर के बारे में एक बात याद रखें कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही लाइफ की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अब 70-80 साल का होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसको इस तरह डिज़ाइन नहीं ना किया जाए कि इसको बाद में मेंटेन ना किया जा सके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जब उसको लिखा जाता है तो उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट आतिफ सर, आतिफ सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 6 डायग्राम्स हैं जो हम बनाते हैं। हमें अब हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें क्लियर है, तो हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए हमने एक्टिविटी डायग्राम बनानी होगी, हमारी क्लास डायग्राम होगी, उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है क्लासेस का वो हमने आइडेंटिफाई करना होगा। 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक इनहेरिटेंस है, एक कंपोजिशन है, एक एसोसिएशन है। हाँ, फिर हमने सीक्वेंस डायग्राम बनानी होगी, हमने डेटा डिज़ाइन करना होगा, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिज़ाइन पैटर्न, कि हमने जो है डिज़ाइन पैटर्न कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आज सब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आज सब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जल्दी करता है। जी सर। ये डिज़ाइन पैटर्न जो होते हैं ये कॉमन सोल्यूशन होते हैं कॉमन प्रॉब्लम का। सो इसमें जो आइडिया है वो ये है कि अगर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो आप नए सिरे से री इन्वेंट द व्हील ना करें, बल्कि उसी सोल्यूशन को यूज़ कर लें। ये आइडिया जो था इनिशली 4 पर्सन ने प्रपोज किया था, जिनको कंप्यूटर साइंस में गैंग ऑफ 4 के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न प्रपोज किए हुए हैं। 3 टाइप्स के डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, क्रिएशनल होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, बिहेवियरल होते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड आते सर प्लीज़। ये उन डिज़ाइन पैटर्न्स के नाम हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें उसके डिज़ाइन से क्वेश्चन करें कि ये कोई डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एक रीजनेबल साइज का प्रोजेक्ट हो तो उसमें देयर आर गुड चांसेस कि मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स हमें मिलेंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मेन आइडिया ये है कि ऑलरेडी लोगों ने जो प्रॉब्लम आप आज फेस कर रहे हैं, लोगों ने ऑलरेडी फेस किया हुआ है, लोगों ने उसका प्रूवन सोल्यूशन दिया हुआ है। तो आपको अपनी नई ईंट बनाने की क्या ज़रूरत है, वो जो ईंटें बनी हुई हैं उसी को आप दोबारा यूज़ करके सिस्टम को बिल्ड कर लें, और इससे हमारे सिस्टम की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी फास्टर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट प्लीज। जी, अब ये हमारा वो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है जो कि हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में तैयार किया था। यहाँ पे एक था यूजर लॉगिन फंक्शनैलिटी। अब मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरी लॉगिन क्लास होगी और उसका मेथड डू लॉगिन होगा, ये काम करेगा। तो यहाँ पे वो सारी फीलिंग हो जाएगी कि जी आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी और उनको कौन कौन सा क्लास उसको फुलफिल कर रही है। तो इसमें फिर वो जो एक खदशा होता है कि जी हमारी कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग रह गई है, वो वाला फेज चूंकि अब हमने एक्सप्लिसिटली सामने ले आए हैं, तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमें प्रिसाइजली पता होगा कि ये फंक्शनैलिटी कौन सी क्लास कर रही है। जी आप सब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन एक्सपीरियंस यही है कि हमारी यूएमएल डायग्राम जो है वो मिसिंग होती हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो नहीं करते, डिज़ाइन पैटर्न का कोई यूसेज नहीं होता, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिज़ाइन के साथ मैच नहीं कर पाती, उनकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो अपने सिस्टम में ले आएँ तो फिर इनमें बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो हमारे हल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। या अब हमने कोडिंग की बात करनी है सब। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, तो बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए जी। एक तो ये है कि जो हमारा डिज़ाइन है जो हमने बना लिया है कि जी क्लासेस की ये कंपोजिशन है, फिर हमारी कोडिंग जो है वो उसी मुताबिक होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि क्लास डायग्राम्स डिफरेंट कहानी सुना रही होती हैं और जो कोडिंग है वो स्टूडेंट समझता है कि इसका उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, तो इनमें एक कोहेरेंस होनी चाहिए।
वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वेल इंडेंटेड कोड होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, रीयूजेबिलिटी की बात करनी चाहिए। एरर हैंडलिंग जो है, आई मीन वो मोर मोर और लेस जब भी कोई काम हम करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि वो काम मुकम्मल हो जाए, उसमें कोई एरर आ सकता है। तो ये एरर हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोडिंग का, जो हमें ऐड करना चाहिए। और जो भी लेटेस्ट हमारी लैंग्वेजेस हैं, वाइदर सो पाइथन है या जावा है या डॉट नेट है, वो एक फुली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं कि जी आपने एरर को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आतिफ साहब। ये मैंने आपके सामने एक जस्ट एक बेस्ट कोडिंग की एक प्रैक्टिस जो है वो अप्रोच डिस्कस की हुई है। ये आप देख रहे हैं कि जी मैंने दो फंक्शन लिखने थे, एक इज इवन था और एक इज आड था। इज इवन को मैं एक नंबर देता हूं तो वो मुझे बताता है कि ये नंबर ट्रू है या फॉल्स है, दो पे वो डिवाइड करता है। इसी तरह इज आड को भी एक नंबर दिया जाता है और वो भी बताता है। तो ये मैंने अप्रोच वन आपके साथ डिस्कस की है, एंड देन साथ में ही मैंने आपके साथ अप्रोच टू डिस्कस की है। अप्रोच टू जो है वो ज़्यादा बेहतर कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसमें आप रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं। आप अगर इज आर्ड का कोड देखें तो इज आर्ड में मैंने जस्ट जो है वो इज इवन को जो है वो नेगेट कर दिया है। तो हमारी कोडिंग जो है वो सेकंड अप्रोच जो है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, क्योंकि वो रीयूजेबिलिटी को कर रही है। और अभी हम जो बात कर रहे थे कि नई ईंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जब वो इज आर्ट का फंक्शन था तो हमने नई ईंट नहीं बनाई, बल्कि पहले से जो हमारे पास ईंट थी उसको हमने इंटेलिजेंटली यूज किया है। नेक्स्ट स्लाइड आते सर। उसके बाद लास्ट फेज हमारा जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में है। ठीक है जी, हमें एट अ हाई लेवल डिफाइन करना होगा कि हमने कौन सी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है। वाइट बॉक्स यूज करनी है, ब्लैक बॉक्स यूज करनी है, स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, टेस्ट केसेस हमारे लिखने चाहिए। इसके अलावा भी हमारे पास टूल लेवल पे बहुत सारी सपोर्ट होती हैं। एक स्टैटिक चेकिंग होती है जावा में, एस्केप जावा एक टूल है जो इसकी मदद से बहुत सारे एरर्स जो हमें बाद में पता चलने हैं, रन टाइम के ऊपर पता चलने हैं, वो पहले ही हम एनालाइज कर लेंगे। इस तरह ऑटोमेटेड टूल्स भी होते हैं टेस्टिंग के लिए। जावा में जे यूनिट है कि आपको मैनुअली टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, रादर आप बिल्ट इन टूल यूज कर लें। एंड देन अब हम अपने ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, जो कि हम हर फेज में साथ लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आता सर। तो इसमें आपने देखा जी कि क्लास मेथड तक हम पहुंच गए थे। अब हम दोबारा अपना टेस्ट केस लिखेंगे कि इस फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए हमने टेस्ट केस लिखा है और वो पास है या फेल है, वट एवर जो भी उसका स्टेटस है, तो वो हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो इस तरह हमारा एक रिक्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने फाइनली क्वालिटी, कहीं भी हमने उसको गुम नहीं होने दिया। कहने का मतलब ये है कि वो जो थ्रेड है वो एक पूरी सीक्वेंस के साथ हमारे साथ चलता रहा है। और अगर हमारी कोई चीज़ें मिसिंग भी हैं तो ये टेबल हमें क्लियरली डिफाइन करके दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड आंसर प्लीज। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का। समटाइम स्टूडेंट कहते हैं क्योंकि ये तो कोई एडेड वैल्यू है, बस मैं पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लूँ और बाद में रिपोर्ट लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है, ये मेन पार्ट होता है। अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है? पहली बात तो ये है कि आपको अच्छी और बुरी का पता हो कि अच्छी क्या है और बुरी क्या है। तो उस केस में एक ये है कि कम से कम आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी हो, आपके माइंड में हो कि अच्छा ये इसको अच्छा कहते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर साइंस की किताब है, ये है। फिर सेंटेंस राइटिंग में मीन कनेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये क्या चीज़ है, कि भी मेरे पैराग्राफ आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है। एक और चीज़ होती है, आपने अगर बुक कभी देखें तो उसमें देखते हैं कि कोई भी डायग्राम अनएक्सप्लेन नहीं होती, खा वो बड़ी ही बेसिक डायग्राम क्यों ना हो। तो इस तरह जो स्टूडेंट की डायग्राम है जो उन्होंने यूएमएल बनाई है, यूज केसेस में, दे मस्ट बी एक्सप्लेन, ये नेसेसरी चीज़ होती है। फॉर्मेटिंग एरर आपने देखे होते हैं स्टूडेंट की रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपके साथ स्लाइड्स डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे देखेंगे बाद में देख लेना। इसमें आपको फॉर्मेटिंग एरर एक भी नहीं मिलेगा, ठीक, एक भी नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि मैंने बहुत मेहनत किया, नहीं, मैंने राइट टूल यूज़ किया, मैंने लैटिक्स यूज़ किया। उसमें आपने देखा कि इसमें कहीं पे भी एक एक 0.5 का मार्जिन का या फ़ॉन्ट का कोई मसला ही मुझे फेस नहीं आया। तो स्टूडेंट को प्रमोट करें कि वो लैटिक्स का टूल यूज़ करें रिपोर्ट राइटिंग के लिए, ये भी उसके लिए हेल्प आउट हो सकता है। लास्ट स्लाइड आता सर प्लीज़। हाँ, हमारे क्या रोल्स होने चाहिए इस पूरे प्रोसेस में? ऑफ कोर्स हमने उनको टेक्निकल गाइडेंस भी देनी है और उनकी मेंटरशिप भी करनी है। इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम उनके साथ एक वीकली मीटिंग करते हैं। वो मीटिंग जो है हम प्रॉपरली लॉग इन करते हैं। हमारे पास एक टूल है, उसमें स्टूडेंट के नाम आए हुए होते हैं, कितने आवर्स की हमने मीटिंग की है,
क्या हमने उसको सजेस्ट किया है। मैनेजमेंट जो है वो उन सारे प्रोसेस को ओवरसी कर रही होती है। जो ही हम वो मीटिंग लॉग इन करते हैं, लॉग करते हैं, एक स्टूडेंट को भी ईमेल चली जाती है, एक मैनेजमेंट को भी ईमेल चली जाती है, और एक टीचर को भी ईमेल आ जाती है कि आपने फलां दिन फलां स्टूडेंट के साथ इतनी देर मुलाकात की है और उसमें आपने उसको ये काम करने के लिए कहा है। तो बेसिकली वो जो एक सुपरवाइजर का और टीचर का स्टूडेंट का था, उसको ज़रा उन्होंने थोड़ा सा फेयर बनाने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को फेयर बनाने के लिए उन्होंने उसके स्टेक होल्डर्स जो है वो बढ़ा दिए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की जाने का टाइम है, सो इफ यू हैव थैंक क्वेश्चन प्लीज फील टू आस्क मी। थैंक यू डॉक्टर जैज। एक तो वो हमें सॉफ्टवेयर का वो रिकमेंड कर दीजिएगा जो आप यूज़ करते हैं, ताकि हम भी उसे यूज़ करना शुरू करते हैं। तो आप समझते हैं कि ये सेशन के साथ हमें एक और सेशन भी करना चाहिए, या इट इट इज सफिशिएंट? उसमें आतिफ साहब ये है कि अगर तो अब आपने कुछ स्पेसिफिक देखना है कि जी ये डायग्राम्स वगैरह कैसे बनाई जाती हैं, आप समझते हैं कि आपकी फैकल्टी को डिजाइन पैटर्न्स का आइडिया नहीं है, तो वो ओके। तो फिर सेशन होंगे, लेकिन उनकी जरा आप कह लेंगे उनका तरीकाकार जरा बिट डिफरेंट होगा कि देयर विल बी सम एक्टिविटीज होंगी। वो तो फिर एक किस्म की वर्कशॉप होगी वो जिसके थ्रू इन वर्कशॉप चीज़ों को है। मैनेज किया जा सकता है जी। चलें, थैंक यू डॉक्टर जाज। हमें आइडिया हो गया कि एक बेसिकली प्रपोजल से लेकर उसमें कौन कौन से पॉइंट, खास तौर पे जो जो मैट्रिसेस हैं, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स किस किस स्टेज के ऊपर फिल करके उसको अपने अपने आप को चेक भी करना, लॉग बनाने हैं, और अपने डिजाइन पैटर्न को देखना है कि सॉफ्टवेयर तो बना लिया, अगर क्वेश्चन कौन सा डिजाइन पैटर्न फॉलो किया, स्टूडेंट अगर उसका आंसर नहीं देता तो इसका मीन्स कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हुई हैं, और कोई जी चीज़ें जो बनी बनाई हमने यूज़ कर सकते थे, हमने बिला वजह उसको इग्नोर कर दिया। तो thank you, Dr. Ajaz, and thank you, faculty members, for joining this session. So, if anybody has a question, we have 1 minute. So, or something like that. जी Sir, जी thank you very much. Thank you very much, जी Dr. Ijaz and Dr. Atif both. Very insightful and looking forward for further interactions on this subject. ताकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम जितनी भी जितनी भी इम्प्रूवमेंट अफेक्ट कर सकें। जी सर, प्लीज ओवर टू यू। जी सर, may I add, Yeah, Professor please. Dr. Atif Saab and Dr. Ijaz Ahmed Saab, sir, thank you very much for sparing your precious time and giving a valuable session to the faculty for improving the standard of final year project. Sir, thanks a lot. इजाज़त, मैं बता दूं, डॉक्टर आसिफ हमारे डीन हैं कंप्यूटर साइंस के, और 3 डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंडर। और जी ये इनके थ्रू हमने कहा था कि मैसेज डिसिमिनेट कर दे। ही इज माय सपोर्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्क, यू कैन से टॉक। तो डॉक्टर आसिफ, थैंक यू वेरी मच। Thanks, Dr. Saab. ओके, सो एवरीवन, गुड बाय जी, अल्लाह हाफिज। ओके, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।